अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल का नाम है पे कहाँ बचें के दिल है। मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज। किस्त नंबर 15। ताजवर घर वापस पहुँचते ही पीर की मसरूफियात मुरतब करने में मसरूफ़ हो गई थीं, जिसमें अब कोर्ट के मामलात भी शामिल हो चुके थे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उन्हें कई बार अपनी खिदमात पेश कर चुकी थी। दीवार गिरने के हादसे के बाद कानून के शिकंजे में आ चुकी थी। कंपनी के चेयरमैन रिश्वत के जोर पर मामला सुलझाने आगे बढ़े तो मजीद फंस गए। अब ताजवर को उनके भी बार बार फ़ोन आ रहे थे। ताजवर शदीद जहनी दबाव का शिकार थीं। उन्होंने चाय के लिए कदरे वक्फा लिया तो जहन फ़ौरन ज़ारा की तरफ गया। निशात की तरफ गई है, काफ़ी देर हो चुकी है, हद से ज़्यादा बेपरवाह लड़की है। कभी खुद से फ़ोन करके नहीं बताती कि मैं पहुंच गई हूँ। एसाबी दबाव की वजह से उनका बीपी हाई होने लगा। ख्वामखा ज़ारा के ख्याल से चिंचलाहट होने लगी थी। उन्होंने सेल फ़ोन उठाकर ज़ारा का नंबर मिलाया। गुस्सा मज़ीद बढ़ने लगा। सेल ऑफ था, ऑफ करके बैठी हुई है। ज़ारा की गैर जिम्मेदारी शिद्दत से महसूस हुई तो गुस्सा आने लगा। हालांकि उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था। गुस्सा आता नहीं था, बस गुस्सा जाहिर करती थी। नज़रिया ज़रूरत और हालात के तकाजे के पेश नज़र अब चूँकि सचमुच गुस्सा आ रहा था तो जहन काम की तरफ मतवज्जा ही नहीं हो रहा था। गुस्सा उतारने के लिए ज़ारा उस वक्त आसान हदफ थी। उन्होंने सेल उठाकर निशा का नंबर तलाश किया। सफ़ीना और ज़ारा की फ्रेंड्स के राब्ता नंबर उनके पास हमेशा होते थे। सेल में निशा का नंबर महफूज नहीं था। उन्होंने नौकर को बुलाकर लाउंज से डायरेक्टरी मंगवाई। ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकती, ये कैम्ब्रिज पढ़ने वाले बच्चे तो वैसे ही बहुत जल्द आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दिमाग में खन्नास भर जाता है कि इनके पेरेंट्स नोटों के पैकेट देकर तालीम खरीदते हैं। कैसी एकेडमी, कहाँ के उस्ताद। नौकर के डायरेक्टरी मुहैया करने तक वो जी भरकर पेचोताब खा चुकी थी। डायरेक्टरी हाथ में आते ही एन सफ़ा निकाल कर नंबर तलाश किया जो फ़ौरन ही मिल गया, मगर वो लैंडलाइन नंबर था। उन्होंने सेल उठाकर पहले तो नंबर महफूज किया, फिर डायल किया। घर के किसी नौकर ने कॉल रिसीव की थी और ताजवर को ये कहकर हैरान कर दिया था कि निशा बीबी तो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर गई हुई हैं। ताजवर ने पूछा कि उनकी कोई दोस्त भी साथ गई है तो नौकर का जवाब था कि नहीं, बीबी और बेगम साहब ड्राइवर के साथ गई हैं। साथ ही ये वजाहत भी हो गई थी कि आज उनके घर में कोई मेहमान नहीं आया। ताजवर की तो गुस्से से बुरी हालत हो गई। झूठ भी बोलने लगी है, धोखा भी देने लगी है। ये तो खतरे का सुर्ख निशान है। उन्होंने इस तरारी कैफियत में फिर ज़ारा का नंबर डायल किया, शायद ये देखने के लिए कि वो झूठ छुपाने के लिए मज़ीद 100-200 झूठ किस रफ्तार से बोल सकती है, मगर उसका सेल अब भी ऑफ मिला। ताजवर की तवज्जो हर तरफ से हट गई। सफ़ीना ने इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर उतरते ही प्लेन के अंदर से ही ताजवर को वॉइस नोट भेज दिया था कि अम्मा मैं लाहौर पहुंच गई हूं और प्लेन से ही आपको मैसेज कर रही हूं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, होना भी चाहिए। दोनों का शजरा ही अलग है। मुझे नहीं मालूम था जिस बेमाँ की बच्ची पर मैं रहम खा रही हूँ वो आगे जाकर मेरे ही लिए आजमाइश बन जाएगी। तरबियत तो दोनों की एक ही अंदाज में की थी, मगर ख़ानदानों का फ़र्क शायद तरबियत से भी नहीं मिट सकता। झूठ और धोखे के एहसास ने ताजवर का ब्लड प्रेशर यकदम बढ़ा दिया था। ये अहल ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। इसे मिडिल क्लास की हाउसवाइफ बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शोहर कमा कर लाए, बैठ कर खाएं, औंधा सीधा घर चलाएं, हर साल बच्चे पैदा करें, दोस्ताने चलाएं, फ़ोन पर लंबी लंबी फजूल बातें करें और बस। ये बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। मैं रिस्क नहीं ले सकती। वो इनकार में सर भी हिला रही थी। ताजवर के दिमाग में धमाके हो रहे थे। ये झूठ बोलकर गई कहाँ है। खौफनाक अंदेशे सर उठा रहे थे। वो बेकरारी से टहल रही थी। स्टडी के नाम पर पता नहीं कब से बेवकूफ़ बना रही है। इसे जल्द से जल्द अपने घर में होना चाहिए। मेरा अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है, सोशल स्टेटस है। ये तो हमारी नस्लों की मेहनत बर्बाद करने जा रही है। एक ख्याल आ रहा था, दूसरा जा रहा था। सुकून तो यूं रुखसत हुआ कि जैसे रास्ते में जेब कट गई हो और खाली हाथ बनता हैरत और सदमे से पत्थर बना आते जाते राहगीरों को देख रहा हो। साहिल मेहनती भी है, शरीफ और खूबसूरत भी। मेरा ख्याल है साहिल जैसा शख्स ही इस लड़की को कंट्रोल कर सकता है। इसका बाप भी साहिल जैसा ही था, मेहनत से ऊपर आने वाला, सेल्फ मेड, बोल्ड एंड ब्रेव। अगर इसने मज़ाहमत की तो फिर इसे हकीकत बताना पड़ेगी कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें डिसऑन कर दिया था। मैंने तुम पर रहम खाया था, अपने सीने से लगाया था। ताजवर गम और गुस्से की कैफियत में फैसला कुन अंदाज में सोच रही थी और शिद्दत से सोच रही थी कि माजी का एक मस्बत मगर जज्बाती इकदाम अब उनके गले पड़ रहा था। ज़ारा किसी जीत या फतह का यकीन लेकर घर में दाखिल नहीं हुई थी। मुंतशिर ख्यालात का अक्स उसकी चाल से मुतरश्शे था, यूं जैसे भीड़ में रास्ता बना बना कर चला जाता है। चाल में यकसानियत नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर।
ज़ारा, वो अपने ख्याल में गुम बेडरूम की तरफ जा रही थी कि ताजवर की आवाज़ ने चौंका दिया। उसने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा। ताजवर घर के बेतकल्लुफ़ सादा से लिबास में मलबूस थीं। खुली डुली नाइटी जो नफीस तबीज़ कपड़े से तैयार की गई थी। ब्लैक ज़मीन पर बड़े बड़े सूरजमुखी के फूलों की अजब बहार थी। पूरी और खूब खुली खुली आस्तीनें, कैचर में सिमटे हुए बाल, नज़रों में शिद्दत और तपिश। ज़ारा की निगाहें माँ की निगाहों से टकराईं और उसने परेशान कुन पैगाम वसूल किया। निगाहें कह रही थीं कि खैरियत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम अम्मा, उसने गोया जान बचाकर निकलना चाहा। वालेकुम अस्सलाम, हो गई तुम्हारी कंबाइंड स्टडी? ताजवर ने कड़े तेवर के साथ पूछा। ज़ारा ने फ़ौरन निगाह चुराई। दिल बड़े ज़ोर से धड़का। हालत एकदम खुश्क हो गया क्योंकि ताजवर के अंदाज़ लबो लहजा साफ बता रहे थे कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो अम्मा, बात यह है कि निशा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी और इससे पेशतर कि वह जुमला मुकम्मल करती, ताजवर ने उसका झूठ सुनने से इनकार कर दिया और फ़ौरन कता कलामी की और वो अपनी मामा के साथ शॉपिंग पर चली गई। शॉपिंग करने से अक्सर लड़कियों की तबीयत ठीक हो जाती है ना? उनके जुमले में वाज़ेह तंज़ था। मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, ताजवर ने तहकुमाना कहा और दरवाज़ा खोलकर अपने बेडरूम में दाखिल हो गई। ज़ारा के तो हाथों के तोते उड़ गए थे, टांगों में लर्जिश होने लगी। जिस तरह अक्सर उसका शैतानी जहन मशीन की तरह चल पड़ता था, इस वक्त मफलूज महसूस हो रहा था। राह निजात नज़र नहीं आ रही थी। झूठ पकड़े जाने का यकीन तमाम सलाहियतों को खुफ्ता कर रहा था। हुक्म अदूली का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मरता क्या ना करता कि मस्ताक वो आहिस्ता कदमों से चलती उनके बेडरूम में दाखिल हुई। ताजवर उसके इंतज़ार में बेकरारी से टहल रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक निगाह गलत उस पर डाली। मुझे कोई फजूल बात नहीं सुननी, साफ और सीधी बात करो, कहाँ गई थी? उन्होंने अब डपट कर सवाल किया था। आवाज़ खासी बुलंद थी। वो अम्मा, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं, ये बताओ इस वक्त कहाँ से आ रही हो? ताजवर ने अब बहुत ज़ोर से डांटते हुए सवाल किया। ज़ारा ने उनकी इतनी ऊंची आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। आज ताजवर बहुत बदली बदली नज़र आ रही थी। आंखों के तासुरात से लगता था कि अपने किसी एम्प्लॉय से बात कर रही हों। अपनाइयत या किसी रिश्ते का एहसास दूर दूर तक महसूस नहीं होता था। रवैये रद्द अमल की बुनियाद बनते हैं, अल्फाज का इंतखाब करने का रास्ता बताते हैं। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरे में थी। वो अम्मा, मैं प्रिंस के घर उनकी दादी से मिलने गई थी। उसके मुंह से अल्फाज यूं फिसले जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है। ताजवर का इश्तियाल व गज़ब यूं ठंडा हुआ जैसे भड़कते अलाव पर एकदम बादल टूटकर बरस पड़े हों। हैरत से पत्थर बनी चंद सानिये ज़ारा को घूरती रहीं। ज़ारा में निगाह मिलाने का यारा नहीं था। बस नज़रें झुकाए दबीज़ रग को पाँव के अंगूठे से मसलने लगी। प्रिंस की दादी? वो हक्का बक्का ज़ारा की सूरत तक रही थी। जी अम्मा, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत फ्रेंडली और लविंग है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी वक्त मिले मेरे पास आ जाया करो। ज़ारा माँ की बदलती कैफियत को महसूस करके अब खासी खुद एतमादी से बात करने लगी थी। ताजवर ने बेयकीनी की कैफियत में उसकी तरफ देखा था और सोच में पड़ गई थी। ज़ारा के लिए उनकी यकदम खामोशी बहुत अज़ियतनाक थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अब ताजवर उससे क्या सवाल करेंगी कि पहले से कोई मुनासिब जवाब तैयार कर लेती। तुम माँ से झूठ बोलकर मुंह उठाकर उस घर में चली गई। तुम्हें अंदाज़ा नहीं अब उन लोगों के साथ हमारा क्या रिश्ता है? वो आम लोग नहीं हैं। अगर उन्होंने तकल्लुफ़न कह भी दिया था तो तुम्हें इतनी आफत क्यों आ गई थी कि सुबह होते ही वहाँ जाने का सोच लिया? फिर मुझसे छुपाने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? ताजवर अब चलती हुई ऐन उसके सर पर आ खड़ी हुई थी। वो अम्मा, मुझे डर लग रहा था। उसने खौफज़दा नज़र आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और भरपूर अदाकारी की। और डर क्यों लग रहा था? ताजवर के लहजे में नरमी ना सही मगर सर्द महरी ज़रूर थी। गैज़ो गज़ब का जोर टूट चुका था कि आप मुझे इजाज़त नहीं देंगी। प्रिंस की ग्रैंड मॉम में अजीब सी मिस्ट्री है जो मुझे अट्रैक्ट करती है। मुझे उनकी बातें बहुत मज़े की लगती हैं। मैं उनकी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। सारा उस मौजूदा लम्हे के अजाब से जान छुड़ाने के लिए फ़ौरन ताजवर के लहजे की नरमी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। शट अप, ताजवर ने आहिस्ता से शट अप कहा था क्योंकि अब वो ज़हनी तौर पर बिखरी हुई थी। उनके अपने अंदाज़े और क़यास और ज़ारा की बयानबाजी और वजाहतें जहन में गुडमड हो रही थीं। ज़ारा डर कर एकदम खामोश हो गई। अब मैं तुम्हारे मज़ीद एडवेंचर बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई रिस्क नहीं ले सकती, और जो एक मरतबा झूठ बोले उसका हमेशा एतबार ख़त्म हो जाता है। आई एम सॉरी। ज़ारा ने किसी मतवक्का खौफनाक सज़ा के ख्याल से खौफज़दा होकर फ़ौरन माज़रत करने में आफियत जानी। जो गलतियाँ ज़्यादा करता है उसकी हया ख़त्म हो जाती है और जिसकी हया ख़त्म हो जाए वो जो मर्ज़ी कर सकता है। तुम मुझसे इतना ज़्यादा सॉरी कर चुकी हो कि अब जो तुम पर एतबार करे उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। इससे बेशतर कि ताजवर ज़ारा की माजरत से ज़ेर होती, उन्होंने अपनी फैसला कुन तबीयत को मगलूब होने से बचा लिया और इंतहाई दो टोक लहजा अपना लिया क्योंकि ज़ारा का गुज़िश्ता रिकॉर्ड जहन में रोशनी की रफ्तार से घूम गया था। सफ़ीना की ससुराल का मामला था, इसको हल्का नहीं लिया जा सकता था। ये बेवकूफ़ लड़की जिसको हमेशा बेसोचे समझे बात करने की आदत है,
उन इंटेलेक्चुअल लोगों से जब बेमगज बातें करेगी तो खानदान का क्या तासुर जाएगा। ताजवर ने तो ज़ारा की सारी चालाकियां अपने पांव तले दफन कर दी थी। ना सच बोलकर बात बनी, ना माजरत से दिल पिघला। वो शशदर सी खड़ी अब ताजवर की सूरत तक रही थी। तुम्हारी ज़िंदगी का कोई गोल है, ना तुम कोई शानदार करियर अपना सकती हो। तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ शादी ही प्रोटेक्ट करती है। शोहर औरत का सोशल स्टेटस होता है, मगर तुम जैसी लड़कियों को एक मजबूत शोहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं डांट फिटकार करते करते थक मरी हूँ। मेरे पास बिजनेस के इतने इश्यूज होते हैं कि तुम्हारी हर वक्त की चौकीदारी नहीं कर सकती। बस मैं सफीना से पहले तुम्हारी शादी कर दूंगी। ताजवर बोलते बोलते थक गई। खुद को हल्का करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो तय कर चुकी हैं उसका इजहार आज ही की तारीख में ज़ारा पर कर दें। शादी? इतना बड़ा फैसला, वो भी खड़े खड़े। ज़ारा के कानों में तूफानी हवाओं की शू शू हो रही थी। किससे करेंगी मेरी शादी? मुझसे तो आज तक कोई प्रपोजल डिस्कस ही नहीं किया गया। मैं किसी कबीले की कशमाले या जरीना हूँ जिसे इस कबीले से उस कबीले में शादी का नाम देकर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसकी फितरी खुदसरी ऊद कर आई। उसने बागियाना जज्बात का इजहार करने की नीयत की और अब ढिठाई से उनकी तरफ देखा था। तुम जा सकती हो। ताजवर ने जो कहना चाहा कह दिया था। अब मजीद कुछ कहने के लिए उन्हें मुनासिब वक्फा दरकार था। अम्मा, 1 मिनट मेरी बात सुने, मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दें। जब बात फैसला कुन मरहले तक आ ही गई थी तो मसलहतें अपनी मौत आप मरने लगी थी। शट अप, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। नाउ यू कैन गो। ताजवर का अंदाज हतमी था। अम्मा, मैंने आपसे सॉरी बोला है ना। ज़ारा ने कुछ और भी कहना चाहा, मगर ताजवर ने उसे रोक दिया। इतना तुम खाना नहीं खाती जितना सॉरी बोलती हो, इसीलिए ढीठ बनती जा रही हो। अब अगर मैंने तुम्हारी गलतियां इग्नोर की तो तुम किसी अच्छे इंसान का घर आबाद नहीं कर सकोगी। ताजवर ने अब बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा। अम्मा, ज़ारा आप इस वक्त यहाँ से चली जाएं। ताजवर ने बाजू फैलाकर हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। ज़ारा को फौरी अंदाज़ा हो गया कि अब वाकई उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। ताजवर के तासुरात में कोई रियायत नहीं झलक रही थी। वो सर झुकाकर बाहर की तरफ चली गई। ताजवर गिरने के अंदाज में अपनी आरामदेह सीट पर बैठ गई और झूलने लगी। जहन से गुबार उड़ चुका था। यूं जैसे 7 दिन की झड़ी के बाद निकलने वाला सूरज नया लगता है और चमकीली धूप से ज़मीन दूर तक रोशन दिखाई देती है। प्रिंस ज़ारा के जाने के बाद खासी देर उलझा रहा। मुद्दत बाद जहन यकसू नहीं था, एक वक्त में मुख्तलिफ रास्तों पर दौड़ रहा था। वो ऐसी बेकली और बेकरारी का आदी नहीं था। उसे अपनी ज़ात, अपने नफ्स पर मुकम्मल कंट्रोल रहता था, मगर आज वो ज़िंदगी की नई जहत से आशना हो रहा था। इसीलिए दाना लोग कह गए कि महद से लहद तक इल्म हासिल करो। इल्म बेकनार समंदर है जो जानता है, जानना चाहता है, वो आखिरी सांस तक सैराब नहीं होता। वो पहले संदल का हाल ज़ार मुलाहिजा करे या लेडी सोफिया को इस हादसे से बाखबर करे। असल सवाल ये था जिसके जवाब तक रसाई नहीं हो पा रही थी। ताहम ये उम्मीद तो उसको ढारस दे रही थी कि बूढ़ी दादी के पास से ही इस मसले का हल निकलेगा, क्योंकि वो मसलहतों और एहतियात की जंजीरों से आज़ाद हो चुकी थी। जो भी हल आना था वो बच्चों की सी बेसाख्तगी से ही आना था कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, अपने ख्यालात पर कंट्रोल नहीं रखते, ऐन फितरत पर होते हैं। जो दिल में होता है ज़ुबान पर आ जाता है। जिस तरह दरिया फितरी अंदाज में बहता है, सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है, बीज अपने वक्त पर अपनी मौजूदगी का इजहार करता है, उसी तरह फितरत बच्चों को फोर्स करती है। वो अपने इरादे के पाबंद नहीं होते और बूढ़ा इंसान भी पलट कर अपनी इब्तदाई फितरत पर आ जाता है। लेडी सूफिया जानने के बाद जो कुछ बेसाख्ता बोलेंगी वो ऐन फितरत व हक होगा। उन लम्हात में बूढ़ी दादी का वजूद अल्लाह की रहमत का ठंडा साया महसूस हो रहा था। उसने संदल के पास जाने का इरादा तर्क कर दिया और लेडी सोफिया के सामने आने का इंतज़ार करने लगा, और इंतज़ार की ये घड़ियाँ स्टूडियो में गुजारने का इरादा करके बाहर की तरफ आहिस्ता खुरामी से बढ़ने लगा। संदल गेस्ट रूम का जायज़ा लेने के बाद थक कर लेदर की जदीद डिज़ाइन करदा सीट पर बैठ गई, जो देखने में साहिल पर खड़ी छोटी सी कश्ती के मुमासिल थी। सर और पाँव की तरफ से फर्श से ऊंची, वो गिरने के अंदाज में बैठी थी। सीट खुद ब खुद झूलने लगी थी। झूला मिलते ही जहन को अजीब तरह का सुकून महसूस हुआ। वो कुर्बानियाँ देने वाली, बर्दाश्त करने की खूगर थी। जिस जालिम के निकाह में थी, दिलो जान से उसकी वफादार थी। वो उसके बच्चे का बाप था, माशरे में उसके बेटे की इज्जत की ज़मानत। प्रिंस किसी भी औरत को मतवज्जा करने की खसूसियत से माला माल था, मगर संदल की उसके लिए कबूलियत और पसंदीदगी ऐसी ही थी जैसे सहरा की रात में चांद की रोशनी। वो उसे खुदा की जानिब से फ़र्ज दादा समझ रही थी, इसलिए कि एक कतरा खलूस के इंतज़ार में वो एक उम्र तय कर चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में ना खलूस की हलावत से आशनाई थी, ना सच्ची मोहब्बत का मानो एतमाद। उसे बस ये पता था कि उसने एक मर्द की तमाम ख्वाहिशात का एहतराम करना है, इनकार को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है, और उसके बाद ही उसे ज़िंदा रहने की इजाज़त मिलेगी। वो मुस्तरिब थी कि कब प्रिंस उसकी इस मुसीबत का कोई हल लेकर उसके सामने आएगा, कब वो अपने बेटे को सीने से लगाकर जी भरकर प्यार करेगी। खाने की ट्राली उसके सामने थी। खूबसूरत बर्तनों में नेमतें सजी थी,
اگر اس نے تھوڑی سی فروٹ چاٹ، گرین سلاد اور ایک گلاس فریش جوس کے علاوہ کچھ نہ لیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اسے پاؤں جما کر کھڑا ہونے کے لیے توانائی چاہیے تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ ذہن مسلسل صوبان کی طرف لگا ہوا تھا، تبھی اس کے کانوں میں پرنس کی آواز گونجی۔ بہت اچھا موقع ملا ہے، آپ اللہ سے رابطہ کیجیے۔ اسے خیال آیا کہ آج اس نے فجر کی نماز پڑھی نہ ظہر کی۔ اسی رابطے نے تو اس کو گھٹن اور خودکشی سے بچایا تھا۔ اسے تو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، مگر آج کیا ہوا؟ وہ کب سے اس کمرے میں سکتے کی کیفیت میں بیٹھی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی اور واش روم کی طرف وضو کرنے کی نیت سے بڑھ گئی۔ لیڈی صوفیہ تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر آئیں انجلا کے ساتھ، تو شام کی چائے پر لیڈی صوفیہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا پرنس ایک مخصوص مہک محسوس کر کے چونک پڑا اور مستعد و چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ بہت نرم و دبیز آرام دہ قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ سیاہ رنگ کا شلوار قمیض وہ خال خال ہی استعمال کرتا تھا۔ شام کی چائے پر تو وہ کبھی سیاہ رنگ کا لباس نہیں پہنتا تھا۔ آج کی یہ تبدیلی بڑی نئی اور چونکا دینے والی تھی۔ لیڈی صوفیہ نے ڈائننگ میں داخل ہوتے ہی پرنس کو بہت ناقدانہ انداز میں دیکھا تھا۔ پرنس کھڑے ہو کر مؤدبانہ سر کو خم دے کر تعظیم بجا لایا۔ لیڈی صوفیہ نے اس کے سر پر آہستگی سے ہاتھ رکھا اور مسکرائیں۔ ماشاء اللہ کہہ کر وہ مرکزی چیئر پر براجمان ہو گئی۔ بس ایک دم ہی سے بہت زیادہ تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ زارا کو خدا حافظ بھی نہ کہہ سکی، مگر میں اسے فون کر کے معذرت ضرور کروں گی، ویری کیوٹ۔ وہ زارا کا تصور کرتے ہوئے مسکرائیں۔ پرنس کا ذہن سندل میں الجھا ہوا تھا۔ وہ زارا کے موضوع پر کوئی جواب دے کر اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں تھا۔ چائے کے برتن اور ہلکے پھلکے سنیکس ٹیبل پر سجے ہوئے تھے۔ لیڈی صوفیہ کے بیٹھتے ہی چائے بھی آ گئی۔ انجلا چائے بنانے لگی۔ لیڈی صوفیہ کو پرنس کی خاموشی نے چونکا دیا۔ میں تم سے زارا کی بات کر رہی ہوں، تم نوٹس ہی نہیں لے رہے۔ ان کے لہجے میں تفکر کی آمیزش تھی۔ جی ایکچولی میں زارا کو بتا چکا تھا کہ گرینڈ مام ذرا سا بھی ریسٹ لیس ہو جائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اوکے، پرنس کی بات سن کر لیڈی صوفیہ قدرے مطمئن نظر آئیں۔ پرنس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میم آپ کچھ لیں گی؟ انجلا سنیکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ایک کیک پیس ضرور لوں گی، لیڈی صوفیہ نے پرنس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ انجلا نے گولڈن کناروں کی سفید پلیٹ میں کیک پیس رکھ کر انہیں پیش کیا۔ پرنس چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا، نظر میں گہری سوچ کا تاثر تھا۔ زارا کو اس وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس کی کمپنی انجوائے کرنے کا بیسٹ ٹائم ٹی ٹائم ہے۔ وہ بہت ذہین اور ایکٹیو ہے۔ لیڈی صوفیہ کے اعصاب پر ابھی تک زارا سوار تھی۔ پرنس کو زارا کا نام و ذکر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک افتاد سر پر آ پڑی ہو تو ذہن اسی طرح یکسو ہو جاتا ہے جیسے پیالہ لبالب بھر گیا ہو، مزید کی گنجائش نہ ہو۔ سفینہ زارا سے بہت مختلف ہے۔ وہ خاموش بھی ہو تو اس کی کمپنی اچھی لگتی ہے۔ زارا کا بات کرنا بہت ضروری ہے۔ لیڈی صوفیہ اب دونوں بہنوں کا تقابلی جائزہ لینے لگی۔ سفینہ کے نام پر پرنس کے ذہن میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ یکدم کسی خیال سے باہر آ گیا اور لیڈی صوفیہ کی طرف دیکھنے لگا مگر خاموش رہا۔ انجلا ٹیشو پیپر لیڈی صوفیہ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ انجلا آپ جا سکتی ہیں، آپ کی ضرورت ہوئی تو آپ کو کال کر لیں گے پلیز۔ انجلا نے روبوٹ کی طرح سر کو خم دیا اور ریڑھیوں پر گھوم گئی۔ لیڈی صوفیہ نے اب تعجب سے پرنس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ اسپیشل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجبوری ہے گرینڈ مام، آپ سے شیئر کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس لینی۔ پرنس لیڈی صوفیہ کے متوقع رد عمل کے باعث بہت محتاط انداز میں بات کر رہا تھا۔ کیا میں برداشت کر سکوں گی؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے تم زارا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو، کیونکہ آج تم نے اس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، اس کے ساتھ لنچ کیا ہے۔ اعصابی کمزوری کے باعث وہ بے صبری سے اندازوں میں کھیلنے لگی۔ ناٹ ایٹ آل گرینڈ مام، پرنس نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ پھر اب لیڈی صوفیہ نے نہایت تعجب سے دیکھا تھا۔ گرینڈ مام، ایک انسان کی پراپر ہیلپ کرنی ہے، اللہ ہمیں ایک انسان کی زندگی بچانے کا موقع دے رہا ہے۔ میں بھی اس نیکی کے بعد ہماری روح بہت خوبصورت ہو جائے، چھوٹی بڑی بے پرواہیوں کوتاہیوں کے داغ دھبے ہماری روح سے صاف ہو جائیں اور ہمیں وہ خوشی ملے جو آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہے۔ پرنس دادی کا مزاج آشنا ہونے کے باعث بہت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا۔ بولتے ہوئے اس کی نگاہ میز کی سطح پر مرکوز تھی۔ لیڈی صوفیہ نے کپ میں بچی ہوئی چائے کی طرف دیکھا، کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر رک گئی اور پرنس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ ماہین ٹینس کھیلنے باہر جا چکی تھی۔ سفینہ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر گہری نیند سونا چاہتی تھی۔ پردے برابر کر کے وہ بیڈ پر دراز ہو گئی اور اپنا سیل فون اٹھا کر عادتاً ایک نظر ڈالی۔ یہ بھی چیک کر رہی تھی کہ جس دوران اس کا فون آف تھا کسی نے اسے ٹرائی تو نہیں کیا، جیسے دل کو یقین واثق تھا کہ پرنس کی کوئی مس کال ہوگی، کیونکہ ساحل کی آمد نے سارے رومان کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ بات ادھوری رہ گئی تھی اور اسے پرنس سے رابطہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہاسٹل پہنچنے کے بعد ماہین سر پر سوار تھی۔
कितनी खूबसूरत बातें कर रहा था प्रिंस। वो प्रिंस के ख्याल में खोकर मुस्कुराई। मैंने तो कभी आइडियल भी नहीं बनाया, कभी फ्यूचर भी प्लान नहीं किया। एकदम से जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। दिल में एक मीठा मीठा सा दर्द उठने लगा। उस दर्द की रेशमी सी लहरों में बहुत लुत्फ था। चहारसू गुलाबी रंग बरसने लगा। उसकी आंखें मूंदने लगी। चाहे जाने कि अंधे यकीन से नस्वानियत मुकम्मल होती है, इश्वे और गमजे तख्लीक होते हैं। रोटी रोजी व्यापार की फिक्रों से आज़ाद औरत ही मुकम्मल नस्वानियत की तर्जुमान होती है। मोटी मोटी किताबें पस मंज़र में चली गईं और वो मीठी नींद सो गई, यूं जैसे कोई नशे की हालत में सो जाए। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर स्याही फेंक दी हो। हम उस मजलूम लड़की को शेल्टर करेंगे। खिलाफ तवक्का लेडी सोफिया ने बहुत मजबूत एसाबी का मुजाहरा कर डाला था। शायद जज्बा इंसानियत में ताकत ही इतनी होती है कि कमज़ोर इंसान की रग रग में तवानाई भर देता है। उन्होंने बहुत तवज्जो से सारा माजरा सुना था और प्रिंस ने दादी के मिजाज के मुताबिक बहुत नाप तोल कर अल्फाज का इस्तेमाल किया था। लेडी सोफिया के मस्बत रद्द अमल ने प्रिंस के तने हुए एसाब फौरन ढीले कर दिए थे। उसे अपनी नेक नियति की वजह से अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था कि ये एसाबी जंग बस बहुत थोड़ी देर के लिए है। मैंने जो कॉटेज एंजेला को गिफ्ट किया था, अभी एंजेला को उसकी ज़रूरत नहीं। उस लड़की को वहाँ पहुँचा देना चाहिए, वो सोचते हुए कह रही थी। लेडी सोफिया की बात सुनकर प्रिंस तजब्जुब का शिकार हो गया। सॉरी टू से ग्रैंड मॉम, ये हल नहीं है। प्रिंस की बात सुनकर लेडी सोफिया की पेशानी की अमूदी लकीरें गहरी हो गईं। इसी हल के लिए ही तो उसका शिफ्ट होना ज़रूरी है। वो वैशी हम दोनों को थका देगा। तुम्हें मालूम है मैं अब स्ट्रेस लेने के काबिल नहीं हूँ, ना ही किसी से फजूल बात करने का स्टेमिना है मुझ में। लेडी सोफिया ने बिला रद्दोकद बिल्कुल साफ साफ बात की। उसका एक बेटा भी है ग्रैंड मॉम, वह मासूम बच्चा उस वैशी की कस्टडी में नहीं दिया जा सकता। मैं जवार हुसैन से बात करती हूँ, उसे अरेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज उसने मर्डर करने का लाइसेंस तो लिया हुआ है। हम इज्जतदार लोग हैं, उस दरिंदे को अपनी इज्जत का तमाशा बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इससे पहले कि उसके हाथ हमारी इज्जत की तरफ बढ़े, हम उसको उसकी जगह पर बिठा देंगे। लेडी सोफिया हमारे जज्बात के कांपने लगी। मुझे अभी इसी वक्त जवार हुसैन से बात करनी है। रात से पहले पहले उस क्रिमिनल को अरेस्ट हो जाना चाहिए। एंजेला को बुलाओ। माय गॉड, जुल्म की कोई इंतहा है। जब नौजवान सोफिया शोहर के बगैर जिंदा रह सकती है तो संदल क्यों नहीं रह सकती। प्रिंस की सोच मुंतशिर थी। वो इस तजवीज़ पर फैसला कुन रद्द अमल की तरफ नहीं आया था, मगर बात तो लेडी सोफिया की ही मानना थी। उसने टेबल पर रखी घंटी का बटन दबाया और एंजेला हाजिर हो गई। ताजमहल ने काफ़ी गौर खोज के बाद साहिल से मुलाकात का बहाना ढूंढ ही लिया। उनके एक बिजनेस पार्टनर की फाइल नामुकम्मल हालत में टेबल पर पड़ी थी। एक ज़रूरी ईमेल जनरेट ना होने से ऑडिट में दर्द सर बनी हुई थी। क्योंकि गलती उनके ऑफिस की थी, इसलिए पार्टनर को हकीकत बताने में तामुल था। सेकंड लास्ट ईमेल की रोशनी में मामला सुलझाने की कोशिशें जारी थीं। उनके जहन में आज से पहले भी साहिल का नाम आया था कि वो उससे शेयर करें तो मुमकिन है वो कोई आसान हल समझा दे। ऑफिस पहुंचते ही वो इतनी मसरूफ़ हो जाती थी कि लंच वक्त पर नहीं कर पाती थी। ये एक प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मामला था, हर किसी से शेयर नहीं किया जा सकता था। वो ये जान चुकी थी कि साहिल अपनी मौजूदा पोजीशन पर बहुत खुश और मुतमईन है। वो जॉब बदलने का खतरा मोल नहीं ले सकता। सैलरी में 1 सिफर का इजाफा मामूली तरक्की नहीं होती। ऐसी जॉब बरकरार रखने के लिए इंसान 20 घंटे काम करने के लिए भी जहन बना लेता है। और अब तो वो साहिल को अपना फैमिली मेम्बर बनाने का सोचने लगी थी। एतबार हर ताल्लुक की बुनियाद बनता है। वो साहिल का ख़ानदानी पस मंज़र, ख़ानदान के अफराद के बारे में इब्तदाई मालूमात लेना चाहती थी। यहाँ तक तो उनको पता था कि उसके वालिद नहीं हैं। उसकी दरख्वास्त पर बाप के नाम के साथ लेट लिखा हुआ था। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने साहिल का नंबर डायल किया, मगर कॉल वसूल नहीं की गई। उन्होंने दूसरी मरतबा कोशिश करने के बाद ये सोचकर सेल रख दिया कि अब वो खुद मिस्ड कॉल देकर राब्ता कर लेगा, मगर सब्र नहीं हो रहा था। लेकिन सब्र करना था। पहाड़ की चोटी सर करना हो तो कदम आहिस्ता रखना पड़ते हैं। संदल लेडी सोफिया को सामने पाकर हवास बाख्ता अंदाज में अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी, जो उसे पलकें झपकाए बगैर एक टुक घूर रही थी। उसने बदिक्कत तमाम सलाम किया और ताकतवर शख्सियत के सामने गोया उसकी घिघी बंद गई थी। इतनी शानदार बारोब खुद एतमाद बूढ़ी औरत जो इंतहाई कीमती साड़ी और असली जेवरात पहनने के बाद सारे माहौल पर हावी महसूस हो रही थी। संदल इस मकनातीसियत से हवास बाख्ता नहीं, खौफजदा और वहशत ज़दा नजर आ रही थी। मौत अपने वक्त से पहले नहीं आती। मौत का खौफ मौत नहीं होता। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं उसे आज ही अरेस्ट करा दूंगी। तुम अकेली नहीं हो। ईस्ट में बेशुमार मर्द हक महर को औरत की कुल कीमत समझते हैं और उसे मवेशी की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेडी सोफिया ने गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ात नज़रअंदाज करके 2 टोक बात की, जैसे हल्के बादलों को रौंद कर भरी दोपहर का सूरज अपनी मौजूदगी का इजहार करता है। अरेस्ट? संदल का दिल उछलकर हलक में आ गया।
तुम्हें सती सावित्री बनने की ज़रूरत नहीं। मेरा शोहर मुझे बीवी की बजाय महबूबा समझता था। मुझसे जुदा हो गया और मैं आज तक जिंदा हूँ। जिस ताल्लुक में रहम और मोहब्बत ना हो उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। अल्लाह ने इजाज़त दी है इसलिए कि ज़िंदगी अहम है। मौत तक अपनी जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ है। अब तुम मुतमईन हो जाओ, मैं उस जालिम को नहीं छोड़ूंगी। जिसको लोगों की जान और इज्जत की परवाह नहीं हो उसे सरेआम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं जालिम के लिए इतनी ही सख्त हूँ जितना सख्त जालिम कमज़ोरों पर होता है। तुम मेरी सख्ती को उसकी सख्ती के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हो। मेरी तरफ से इजाज़त है। उसे बोलने का यारा ना था। लेडी सूफिया को उसके बोलने से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अपनी सी कहकर उन्होंने हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से फर्श पर मारा। उन्होंने शाहाना अंदाज में उसे इजाज़त दी थी। संदल जैसी एहसास कमतरी की शिकार औरत तो वैसे ही थर थर काँप रही थी। उसके लिए तो यही गनीमत था कि उसे बात करने पर मजबूर ना किया जाए। आई एम ब्लेस्ड, मेरी वजह से एक सिसकती हुई रूह को आज़ादी मिलने वाली है। लेडी सूफिया के लहजे में इफ्तिखार था। कोई मेरी कीमती शय चुराए मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत के दुश्मन को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अब तुम रिलैक्स करो, जल्द गुड न्यूज़ सुनोगी। वो वापसी के लिए पलट गई। संदल ने रुकी हुई सांस फेफड़ों से आज़ाद की और लेडी सूफिया की पुश्त की तरफ देखने लगी। लेडी सूफिया अचानक पलटी जैसे कोई ज़रूरी बात याद आ गई हो। संदल सहम गई। मेरा बेटा किसी को एक जड़ दे तो उसे दिन में तारे नजर आ जाए, मगर हमारे यहाँ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाता है। ये तो जानवरों का हथियार है। उनके कदमों की आहट और छड़ी की टिक टिक सुनकर ओट में खड़ी एंजिला सामने आ गई और लेडी सोफिया का बाजू किसी सौगात की तरह अपने हाथ में थाम लिया। लेडी सोफिया के बाहर जाते ही संदल धप से बेड पर बैठ गई। सलमान अरेस्ट होगा, फिर कभी आज़ाद भी तो होगा, और उसकी आज़ादी का मतलब मेरी मौत होगा। मैं प्रिंस की दादी से सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं रखती, मगर प्रिंस से ज़रूर बात कर सकती हूँ। सेहतमंद शेर से ज़्यादा ज़ख्मी शेर खतरनाक होता है। मुझे अपनी तो परवाह नहीं, मेरी सोच तो सोबान से शुरू होकर सोबान पर ख़त्म होती है। कितना रो रहा होगा वो। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रो रही थी। पूरे 40 मिनट 53 सेकंड बात की थी आपा ने। 19 मिनट कम थे, बल्कि 19 मिनट 7 सेकंड। फ़ोन बंद करने के ख्याल आया होगा कि घंटा तो हुआ नहीं, पहले ही बंद कर दिया। फिर पैकेज का फ़ायदा ही क्या हुआ। वो बात गाउन लपेटे, बात गाउन की टोपी से सर रगड़ता, पैचोताप खाता सेल फोन उठाने के लिए आगे बढ़ा। 3 नेक शरीफ पाबंदे सोमो सलात लड़कियों के रिश्ते बताए थे आपा ने, जिनमें से एक स्कूल टीचर, एक 11 जमात पास टाइफाइड के 22 12वीं का इम्तिहान नहीं दे सकी थी। बकौल आपा के इतनी हसीन है कि पानी पिए तो गले से नजर आता है, हाथ लगाने से मैली हो। ऐसी बीवी का क्या फ़ायदा जो हाथ लगाने से मैली हो जाए। फजूल में साबुन, शावर जेल का खर्चा। वो आपा से बात करने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। कितना भी गुस्सा हो, वो आपा से बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता था। वो माँ की जगह थी। माँ के मरने के बाद कोई तह वाले पराठे बनाकर खिलाता है, मगर आपा ने खिलाए थे। निवाले बना बनाकर मुंह में ठोंसे थे। उसने मिस्ड कॉल का ऑप्शन खोला। वॉशरूम में नहाने के दौरान सेल फोन पर लगातार रिंग हो तो बंदे पर वैसे ही उजलत तारी हो जाती है। ताजवर मैम, सारा गुस्सा बुखारात बनकर उड़ गया। 2 मरतबा ट्राई किया, ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, वरना उनका तो 1 मरतबा कॉल करना भी बहुत है। वो ताजवर को डायल करते हुए फिक्रमंदी से सोच रहा था। दूसरी घंटी पर ही राब्ता कायम हो गया था। हेलो, ताजवर की नफीस और वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामुअलैकुम मैम, उसने एतमाद से सलाम किया। वस्सलाम। साहिल, आप इस वक्त बिज़ी तो नहीं हैं? ताजवर बहुत मुहज़्ज़िबाना अंदाज में जानना चाह रही थी। नो मैम, हुक्म कीजिए। वो किसी ज़रूरतमंद की तरह आजिज़ी से गोया हुआ। असूलन तो आपकी छुट्टी है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर बिज़नेस में छुट्टी का लगा बंदा असूल चलता नहीं। बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा काम करने की नौबत आ जाती है। आप हुक्म कीजिए मैम। ताजवर की बात से पहले की पेशबंदी ने उसे खासा मुतफक्किर कर दिया था। आज से पहले उनकी ये टोन भी नहीं थी। मखदूम इंटरप्राइजेज़ की फ़ाइल पर थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है कल वो मुझसे इस सिलसिले में ज़रूर राब्ता करेंगे। हो सकता है टाइम लेकर ऑफिस ही आ जाए। कुछ इश्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे। मैं चाहती हूँ आप मुझे हेल्प आउट करें, अब ये मज़ीद पेंडिंग में ना जाए। ओह, सफ़ीना का चेहरा बादलों की ओर से चांद की तरह झांका। इस वक्त लक ज़बरदस्त फेवर कर रही है। ममनून ने एहसान करने का एक और रास्ता। आप मुझे बताइए, ऑफिस पहुँचना है या घर? वो पूछ रहा था। अंदाज ऐसा था गोया पूछ रहा हो कि सर के बल आऊँ या हवा में उड़ता हुआ। आप घर आ जाएं, फ़िलहाल सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, कल इसकी हार्ड कॉपी निकाल कर फाइल में लगा दीजिएगा। ओके मैम। वो हवा के दोष पर परवाज़ करने लगा। लड़की प्राउड हो तो उसकी माँ पर तवज्जो देनी चाहिए। मारे खुशी के दिल बिल्लियों उछलने लगा। आप कब तक आ सकेंगे? ताजवर पूछ रही थी। मैं 1 घंटे के अंदर पहुँच जाऊँगा, उसने सामने पड़ी अपनी रिस्ट वॉच उठाकर टाइम देखते हुए जवाब दिया। गुड, मैं आपका वेट कर रही हूँ, टेक केयर। ये कहकर ताजवर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। वो खड़ा होकर एक पाँव पर रक्स के अंदाज में घूम गया।
निचला होंठ दांतों तले दबाकर 2-3 बार चुटकी बजाई और गुनगुनाने लगा। किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी में दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। वो वार्डरोब खोलकर लिबास का इंतखाब कर रहा था। गुनगुनाहट तो उसकी बेसाख्तगी का इस्तारा थी, जो बीच से कोंपल फूटने के अमल में पोशीदा होती है। आपको उसके खिलाफ FIR कटवाना होगी, ये पहला स्टेप होता है। प्रिंस लेडी सोफिया के हतमी फैसले के बाद संदल से बात करने चला आया और खड़े खड़े सर झुकाए बात कर रहा था। लेकिन ये तो एक्सट्रीम है। संदल बुरी तरह खौफजदा हो गई। एक्सट्रीम वो है जो आपके साथ होता आ रहा है। उसे आपकी कमज़ोरी की वजह से बहुत इत्मीनान है कि वो जो मर्जी कर ले, आप कुछ नहीं कर सकती। प्रिंस ने बरजस्ता जवाब दिया था। संदल एकदम लाजवाब सी होकर खामोश हो गई। आपको यकीनन सोबान की फिक्र है, जो फिलहाल बाप की कस्टडी में है, और आपको ये सोचकर मुतमईन हो जाना चाहिए कि सलमान के अरेस्ट होते ही सोबान आपके पास आ जाएगा। प्रिंस ने गोया संदल के दिल की नाजुक तरीन मुकाम पर उंगली रख दी। सोबान के लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, क्योंकि FIR पुलिस स्टेशन जाए बगैर नहीं कर सकती, प्रिंस ने आहिस्ता से कहा था। आप क्या मेरे साथ होंगे? संदल ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, प्रिंस ने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। इससे ज़्यादा वो बात नहीं कर सकता था। उसका अंदाज ऐसा था कि संदल उससे गैर ज़रूरी तवक्कात वाबस्ता ना करने लगे। जब बात हमदर्दी से आगे बढ़ती है तो ख़तरनाक हो जाती है। उम्मीदें और तवक्कात के रेशमी जाल काटना नामुमकिन हो जाता है। मैं अकेले कैसे पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ? संदल ने परेशान होकर प्रिंस की तरफ देखा। असूलन तो आपको ये स्टेप पहले ले लेना चाहिए था। आपने जुल्म सहने पर रजामंदी जाहिर की तो जुल्म का सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल ये तो आपको करना है। अब भी अगर आपने हिम्मत नहीं की तो उसके बाद शायद हम भी आपका साथ ना दे सके। फिर आपको तमाम फैसले तन्हा ही करने होंगे। प्रिंस की बात सुनकर तो संदल जैसे किसी ख्वाब से बाहर आ गई। उसने घबराकर प्रिंस की तरफ देखा था। बस इतनी देर का साथ, उसने शायद कुछ ज़्यादा ही तवक्कात वाबस्ता कर ली थी। इन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया तो वो सोबान से कैसे मिलेगी? अब एक तरह की घबराहट तारी होने लगी। उसने प्रिंस की तरफ देखा, जो फर्श पर निगाह जमाए किसी फैसले का मुंतजिर था। FIR में क्या लिखवाना होगा? उसकी आवाज़ किसी कुएं की गहराई से निकली थी। जो सच है वही लिखवाना है कि आप शोहर की ज़ाती जेल में हैं, आपके तमाम बुनियादी हकूक मुतासिर हैं, आप पर कातिलाना हमले होते हैं। FIR के बाद जो सपोर्ट आपको चाहिए वो हम ज़रूर देंगे, यहाँ तक कि वो शख्स खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाए या आपको उससे खुला मिल जाए। प्रिंस ने अपनी रिस्ट वॉच पर वक्त देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। खुला? संदल ने घबराकर प्रिंस की तरफ देखा। जी, आपके शोहर को शायद आपकी ज़रूरत नहीं, बेटे की भी ज़रूरत नहीं, मगर आपको बेटे की और बेटे को आपकी ज़रूरत है। प्रिंस ने अब गैर इरादी तौर पर संदल की तरफ देखा था। अगर वो अरेस्ट हो गया तो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। संदल को जो अंदेशे सता रहे थे बर्मिला इजहार कर दिया था। प्रिंस के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी। जराइम पेशा लोग बहुत बुज़दिल होते हैं। उनकी तमाम तर ताकत का इन्हसार असलहे पर होता है। वो अपने असलहे के होने पर भरोसा करते हैं। जब गिरफ्त में आते हैं तो उनसे ज़्यादा बुज़दिल कोई नहीं होता। प्रिंस ने बहुत वसूख और एतमाद से संदल को एतमाद दिलाने की कोशिश की थी। प्रिंस की बात में बहुत असर था, यूं जैसे कि संदल को निजात का यकीन मिल गया। पुलिस स्टेशन जाना तो खुद बहुत बड़ी आफत है, मैं कैसे अकेली? आप मेरे ड्राइवर के साथ जाएंगी। वहाँ आपको SSP जवार हुसैन ज्वाइन करेंगे और आपको हर तरह की मदद फराहम करेंगे। प्रिंस ने अब फिर अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा कि वो साथ साथ अंदाज़ों में खेल रहा था कि SSP जवार हुसैन मुतलका पुलिस स्टेशन पहुँच गए होंगे या पहुँचने वाले होंगे। जवार हुसैन लेडी सोफिया के एहसानमंदों में से एक थे। लेडी सोफिया एक यतीम खाने की सरपरस्ती करती थीं। वहाँ परवरिश पाने वाले बासलाहियत बच्चों को आला तालीम हासिल करने के मौका मुहैया किए जाते थे। जवार हुसैन भी उसी यतीम खाने से निकलकर सिविल सर्विस का इम्तिहान देकर इस आला ओहदे तक पहुँचे थे और आज भी लेडी सोफिया के सामने ज़ानुए अदब तय करते थे। लेडी सोफिया की बात उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। ओके, ठीक है, संदल ने थके थके असाब को संभालने की कोशिश करते हुए कहा और आमादगी जाहिर कर दी। आप तैयार रहें, थोड़ी देर में सर्वेंट गाड़ी तक ले जाएगा। ये कहकर प्रिंस ने कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। आप भी साथ चलते तो? संदल के मुंह से बेसाख्ता निकल गया था। प्रिंस ने पलटकर संदल की तरफ नहीं देखा। मैं और मेरी ग्रैंड मॉम आपके लिए आसानी चाहते हैं। ये कहकर प्रिंस ने रुककर संदल की किसी अगली बात का इंतजार नहीं किया और पुरवकार अंदाज में पुश्त पर हाथ बांधे कमरे से बाहर निकल गया और संदल उसके जुमले पर गौर करती रह गई। कमरे में दीवारें खिड़कियां बन गई, जिनके पट खुले हुए थे। नर्म हवाएं उसे छू रही थीं। सिसकती हुई जिंदगी की तरफ राहतें हाथ फैलाए गले मिलने को आगे बढ़ रही थी। सर के पिछले हिस्से में रह रहकर टीस उठती थी। 10 साल में जाने कितनी बार सर फट चुका था, कभी दीवार से टकराकर, कभी बेड से, कभी दरवाजे से। एसाबी निज़ाम टीसें सह सह कर तबाह हो चुका था।
अब तो ज़रा सा गौर खोज करने पर भी चकराने लगता था। लेकिन मौजूदा लम्हे में एक एहसास बिल्कुल नया था जो राह निजात की सिमत दौड़ता नजर आ रहा था। मैं उस रोज़ आपके घर गई तो आपके अलावा कोई भी नहीं था। आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती। बज़ाहिर ताजवर लैपटॉप की तरफ मतवज्जा थी, मगर सारी तवज्जो इस वक्त साहिल की तरफ थी, जो कुछ देर कबल ही उनके घर पहुंचा था और इस वक्त लाउंज में उनके करीब की सीट पर बैठा हुआ था। ताजवर ने ऑफ वाइट शलवार सूट जेबतन किया हुआ था, जिस पर स्याह मोतियों का नाजुक सा काम था। ऑफ वाइट दुपट्टे के किनारे पर नाजुक सी क्रोशिया की बेल अजीब पहाड़ दिखा रही थी। शलवार कमीज वो घर में पहनती थी, घर से बाहर हमेशा साड़ी पहनती थी। मेकअप से आरी चेहरा, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक तक नहीं थी। बाल हमेशा समेट कर जूड़े की शक्ल में बांध कर रखती थी। शरीफ, नेक मिजाज, सादा औरत बहुत ताकतवर असर छोड़ती है। बुरे से बुरा इंसान भी ऐसी औरत का एहतराम करने पर मजबूर होता है, और फिर वो तो साहिल की बॉस थी। वो दौलत जो साहिल के ख्वाबों में थी, वो हकीकत में उनके पास थी। सैकड़ों लोगों का रोजगार उनकी मेहनत और भागदौड़ के साथ वाबस्ता था। साहिल तो वैसे ही उनके रोब तले दबा जाता था, मगर इस वक्त वो बुरी तरह परेशान हो गया था। एक घबराहट सी तारी होने लगी। ये अचानक मैम को उसकी फैमिली का ध्यान क्यों आ गया? कहीं वो किसी शको शुबे में मुब्तला तो नहीं हो गई? इतनी शानदार नौकरी उसे खतरे में नजर आने लगी। शायद सिंगल पर्सन को इतनी अहम जॉब देने के बाद वो सोच रही हो कि गलती हो गई। कहीं मुझसे बेहतर किसी बंदे ने तो अप्रोच नहीं कर लिया। छुट्टी के दिन घर बुलाकर आराम से फारिग करना चाहती हो, जैसे मीठी छुरी से हलाल करना हो। एहसास कमतरी अंदेशे बहुत दिलाती है। मारे परेशानी के वो भूल गया कि क्या काम करने जा रहा था। जी मैम, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मैं अनमैरिड हूँ। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है, उनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, उसे छोटे 3 बेटे अभी स्कूल में हैं। 2 सगे चचा हैं, 3 खालाएँ हैं। कुछ रिश्तेदार लाहौर में, कुछ इस्लामाबाद में रहते हैं। एक चचा जो नेशनल बैंक में हैं, वो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं। मैं जॉब की वजह से कराची में अकेला रहता हूँ और अरे बस बस, ताजवर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मैंने तो आपसे बहुत मुख्तसर सवाल किया था। ताजवर की मुस्कुराहट से साहिल को बड़ी तकवीत पहुंची। यूँ लगा जैसे खतरा टल गया हो। आपके बहनोई कहाँ जॉब करते हैं? ताजवर ने अब बहुत तवज्जो से साहिल की तरफ देखा था। बहनोई की प्रोफाइल से भी खानदान का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जी वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फूड डिपार्टमेंट में हैं। वो इस सवाल के बाद फिर परेशानी में मुब्तला हो गया। छानबीन बहुत मानी खैज लग रही थी। आखिर आज से पहले ताजवर ने उसके फैमिली बैकग्राउंड में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं ली? एहसास कमतरी की शिद्दत ने वसवसों का हंगामा बर्पा कर दिया था। ताजवर को कतरे तसल्ली हुई कि बैकग्राउंड में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। कहीं वो उसे प्रमोट करने के बाद पछता तो नहीं रही? उनके ख्याल में मिस सिलेक्शन तो नहीं हो गया? साहिल को अपनी पड़ गई थी। ताजवर भूल नहीं पाई थी, उसने जो शायराना जसारत की थी उनके हिसाब से नज़रअंदाज किए जाने की काबिल नहीं थी। ये अलग बात कि उस वक्त वो तरह दे गई थी। इशारे में दिए जाने वाले पैगाम को संजीदगी से मौजू बनाकर ला हासिल बहस करने का मतलब तो ऐसे ही था जैसे हवा में उड़ते तीर को पकड़ने की कोशिश की जाए। मगर इस मुश्किल घड़ी में उस वक्त की गई जसारत बाइस तकवीत बन रही थी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़ारा ही सामने थी। इसका मतलब है कि वो ज़ारा में दिलचस्पी लेता है। अगर ये इस वक्त ज़ारा के रद्द अमल ने उन्हें मुतमईन कर दिया था कि ज़ारा की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं जो परेशानी का बाइस बनती। आप माशाल्लाह इस वक्त इस काबिल हैं कि शादी प्लान कर सकें। आपकी सिस्टर ने इस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं की? ताजवर के सवाल ने एक धमाका किया था। साहिल हैरान परेशान देखता का देखता रह गया। 2+2 से आगे बात ना करने वाली मोहतात रिजर्व सी बॉस इस वक्त पर्सनल हो रही थी। ये हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन हकीकत थी। ताजवर उसकी कैफियत को अच्छी तरह महसूस कर रही थी, इसलिए बराह रास्त देखने से गुरेज कर रही थी और बहुत सुकून से उसके जवाब पे इंतज़ार कर रही थी। जी वो आपा तो रोज़ ही बात करती हैं, मगर मैं अभी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। साहिल ने बदिक्कत तमाम मुनासिब जवाब दे दिया। क्यों? शादी की मुनासिब उम्र यही होती है। फिर इस शहर में आप अकेले रहते हैं। इंसान फैमिली लाइफ के बगैर मुकम्मल नहीं होता। नौकर चाय लेकर आ गया था और ट्राली ताजवर के सामने ला खड़ी कर दी थी और चाय तैयार करने के लिए हुक्म का इंतज़ार करने लगा। मैं चाय बना लूँगी, आप जाइए अपना काम कीजिए। ताजवर ने नौकर को रुखसत कर दिया। साहिल के हलक में फंदे लग रहे थे। ताजवर खुलकर ज़ातियात पर बातचीत कर रही थी और साहिल अभी तक समझ ना पाया था कि वो काम भुलाकर उसे क्यों मौजू बना रही हैं। जी आप ठीक कह रही हैं, मगर मैं शादी से पहले आने वालों के लिए कुछ तैयारी करना चाहता हूँ। साहिल को बहरहाल जवाब तो देना था। आहिस्ता से गोया फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। कैसी तैयारियाँ? ताजवर को आज हर बात से दिलचस्पी थी। मैम शादी से पहले एक मुनासिब और कंफर्टेबल घर तो बहुत ज़रूरी है। बाकी मेहनत करके बंदा दाल रोटी तो कमा ही लेता है। मैं शादी घर के आराम के लिए करना चाहूँगा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं कि मेरी बीवी जॉब करके मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे। जितना कर सकता हूँ खुद करना चाहता हूँ। यही नेचुरल लाइफ है। सारा दिन घर वालों से खाली रहे,
शाम को दोनों थक कर घर वापस आएं और आने वाली नई सुबह की टेंशन के साथ सो जाएं। साहिल के मशीनी जहन ने आनन फानन काम करना शुरू कर दिया। बॉस इतनी मेहरबान हो रही थी और वो अहमकों की तरह बैठा हुआ था। बॉस को मुतासिर करने का इससे बेहतर मौका कोई मिल सकता है भला? उसने अपनी कोताही पर खुद को मलामत की। ताजवर ने बड़ी खुशगवार हैरत के साथ साहिल की तरफ देखा था। इस क्लास के नौजवान तो वर्किंग वुमेन या करियर वुमन से शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि दोनों की कमाई से क्वालिटी ऑफ लाइफ हासिल करने के वाज़े और रोशन इम्कानात होते हैं। वो बहुत बाशऊर और हसास और खौफ खुदा रखने वाली खातून थी। तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो गुर्बत और तंग दस्ती की तकलीफ महसूस कर सकती थी। सबसे कम तनख्वाह पाने वाले वर्कर का वो खुद बजट बनाकर तनख्वाह का म्यार तय करती थी। बिजली, गैस का बिल, बच्चों की पढ़ाई के अखराजात, रोज़ाना का खाना पीना, मेडिकल और कन्वेंस की सहूलत निचले दर्जे के वर्कर्स को लाजमी दी जाती थी। यही वजह थी कि वो बहुत एतमाद और सख्ती से काम के मतलूबा म्यार का तकाजा करती थी, जो उन्हें मिलता भी था। उनके मुलाजमिन रोते बसोरते मालकन की गिबत करते नजर नहीं आते थे। सीता अपने हालात का रोना रोते हुए अपने नाअहल शोहर के खिलाफ बोलती तो नजर आती थी, मगर ताजवर के किसी जुल्म का कभी जिक्र नहीं किया था। अगर आपको किसी अपर क्लास लड़की की तरफ से शादी की ऑफर हो तो उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? एक चट्टानी पत्थर ताजवर ने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपील आखिर ऊंचाई से लुढ़का दिया। ताजवर जैसी बावकार इज्जत नफ्स को जिंदगी से ज्यादा अहमियत देने वाली औरत के लिए ये बात करना आसान नहीं था, मगर ज़ारा ने जो अंदेशे पैदा कर दिए थे वो इज्जत नफ्स के खतरे में घिरे होने की निशानदेही कर रहे थे। वो अपने हम रुतबा खानदान के हाथों बेइज्जत होने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके इम्कानात रोज़ बरोज़ वाज़े हो रहे थे। साहिल की हालत गैर हो रही थी। सफीना का सबियो पुरनूर चेहरा बार बार यूं तुलू हो रहा था जैसे उड़ते बादलों की ओट से गाहे बगाहे चांद झलकता है। उसके ख्याल में सफीना बड़ी थी और ताजवर पहले बड़ी की शादी करने की ख्वाहिशमंद हो सकती थी। ब्रायन ट्रेसी ठीक ही लिखता है, जैसे ख्यालात वैसी ही जिंदगी। उस लम्हे उसने दिलो जान से ब्रायन ट्रेसी को खिराजे तहसीन पेश किया। उसे अपने कानों पर एतबार नहीं आ रहा था। वो इतना जीरक और चौकस था कि अधूरी बात को मुकम्मल करने की भरपूर सलाहियत से माला माल था। उसका ख्वाब था कोई रईस उसको अपनी बहन बेटी के लिए पसंद कर ले, क्योंकि उसके पास खूबसूरत चेहरा, मुतासिर कुन कदो-कामत और आला दर्जे का दिमाग है। इस नुक्ते पर उसे इतना एतमाद था कि वो लिख कर दे सकता था कि अरबों इंसानों के दिमाग का जो म्यारी वज़न साइंस तोल चुकी है, उसके मुकाबले में उसके दिमाग का वज़न एशारिया कुछ ज़्यादा ही होगा। और आला ख्वाहिशात का तो इतना बोझ है कि आम दिमाग तो इतना बोझ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। गरीब आदमी को रोज़ नहीं सूझे तो फिर भी बेचारे का बेचारा, माशरे में उसकी कीमती राय की कोई अहमियत नहीं होती। दौलतमंद को गाहे बगाहे हरी हरी सूझे तो जिधर मर्जी सब्जा उगा ले। असल में ज़ारा के लिए काफ़ी प्रपोजल आ रहे हैं। उसकी किसी करियर में दिलचस्पी नहीं तो फिर जवान बच्ची को बिलावजह घर नहीं बिठाना चाहिए। मगर मसला यह है कि जो प्रपोजल आ रहे हैं वो ज़्यादातर उसी की एज ग्रुप के हैं, और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी किसी मैच्योर नौजवान से हो, जिसको ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स का हकीकी शऊर हो, जिसमें सब्र व बर्दाश्त हो, जो शादी को बहुत संजीदगी और जिम्मेदारी से निभाने की सलाहियत रखता हो। और हमारी क्लास के यंग लड़के बहुत नाजुक मिजाज और बेपरवाह होते हैं। ताजवर ने क्लास का जिक्र साहिल को जताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, रवानी में कह गई थी, जैसे कोई ढेरों सब्जी खरीदने के बाद धनिया पुदीने की बात करने लगे। साहिल का दिल बहुत ऊंचाई से उछलकर किसी पाताल में जा पड़ा था। उसने अपने तासुरात छुपाने की नीयत से सर कुछ ज़्यादा ही झुका लिया था। सारी जिंदगी का सवाल था, और सामने ज़ारा थी। आखिर सफीना को किसके लिए संभाल रही हैं? उसकी हालत यूं थी गोया उसके मेरिट पर डाका पड़ा हो। सफीना का रिश्ता तय हो चुका है, मगर अभी उसकी स्टडीज़ मुकम्मल नहीं हुई, वरना मैं दोनों की शादी साथ ही कर देती। ताजवर क्योंकि साहिल को हर लिहाज से कबूल कर चुकी थी, लिहाजा अब उनका अंदाज़े गुफ्तगू फितरी तौर पर अपनायत भरा होता जा रहा था। अपनी धुन में बात आगे बढ़ाते हुए सफीना के इंगेज होने की बदखबरी भी सुना दी। ओह, ये सानेहा कब हुआ? सवाल करने की जुर्रत ना हो सकी। ताजवर को एकदम साहिल की गहरी खामोशी खलने लगी। वो गौर से उसकी तरफ देखने लगी। साहिल के मुस्तैद दिमाग ने फ़ौरन ताजवर की निगाहों का एहसास दिलाया तो उसने जल्दी से खुद को मुरतब करना शुरू कर दिया। पहले मरहले में खंकार कर गला साफ किया, दूसरे मरहले में ज़रा सा मुस्कुराया, तीसरे मरहले में ताजवर की तरफ देखने की हिम्मत की। आम तौर पर हमारी सोसाइटी में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। शादी का पैगाम लड़के की तरफ से ही दिया जाता है, मगर हमारे मजहब में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। अगर आपकी तरफ से इनकार हो जाए तो मैं इसे अना का मसला नहीं बनाऊंगी। मेरे नज़दीक ये ज़िंदगी के मामूलात हैं। जिन लोगों से हम मेल जोल रखते हैं उनसे बहुत सी बातें करते हैं। इसी तरह से ये भी एक बात है, आपको राइट है कि आप कबूल करें या इनकार कर दें। ताजवर उसकी ख्वाहिश जानकर अनजान बन गई थी। उस वक्त हालात कुछ और थे। उसकी ख्वाहिश का बुरा मनाकर भी इजहार नहीं किया था, मगर अब याददाश्त के एक गोशे में झांकने के बाद बहुत एतमाद से बात कर रही थी, इस यकीन के साथ कि वो साहिल की ख्वाहिश को अपने अल्फाज देकर उसकी हिम्मत बंधा रही हों। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि
جو ہم سوچتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر تو وہ سامنے آتا ہے جو ہماری سوچ میں نہیں ہوتا۔ تاجور نے اندازہ کر لیا کہ ساحل مکمل بات نہیں کر پائے گا تو خود ہی جملہ مکمل کر دیا۔ آپ سوچ لیں، اپنی بہن سے صلاح مشورہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میں آپ کا انتخاب کیوں کر رہی ہوں۔ سمپل سی بات ہے، محنتی بندے کو سب پسند کرتے ہیں۔ تاجور اس سے مخاطب تھی۔ گھڑیاں تو من چاہی تھی مگر من چاہا گم ہو چکا تھا۔ چند منٹ پہلے جو شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی وہ اب صرف مرگ کی کیفیت سے بدل رہی تھی۔ ہرنی چودھری کے باغ میں، مری بھیڑ خواجہ کے در پر، افسوسناک کیفیت میں سب سے پہلا خیال یہی آیا، مگر صورتحال کا مقابلہ تو کرنا تھا۔ وہ سنبھلنے کی غرض سے مسکرایا اور بڑی خاکساری سے سر جھکا کر گویا ہوا، میم میرے لیے یہ سب بہت ان ایکسپیکٹڈ ہے، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ تاجور نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کم ظرف نہیں ہے، خوشی پر کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ اب انہوں نے خود کو مطمئن کرنے کی راہ نکال لی۔ جی آف کورس، آپ ہر اینگل سے غور کیجیے، پروپوزل غور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تاجور اب باوقار انداز میں مسکرائیں، بلکہ انہیں تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی خواہش کا احترام کر کے ثواب دارین حاصل کر رہی ہوں۔ انہیں ساحل کے جواب سے روحانی مسرت ہوئی کہ جیسا انہوں نے سمجھا تھا وہ خود کو ثابت کر رہا تھا۔ ایک عزت دار گھرانے کی خوبصورت لڑکی کا پروپوزل پا کر آپے سے باہر ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ چائے کا کپ ساحل نے اٹھایا ضرور تھا مگر 2-3 گھونٹ سے زیادہ پی نہ سکا تھا۔ تاجور کی شخصیت کا رعب کیا کم تھا، اس پر مستعد وہ اس کی اوقات سے بڑھ کر نوازنے جا رہی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی جبکہ تاجور اپنی چائے کے آخری گھونٹ لے رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب مجھے اجازت؟ اس نے فائل پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر بڑی عاجزی سے اجازت چاہی۔ سمجھ گیا تھا فائل تو بلاوے کا بہانہ تھی۔ آپ کے لیے گرم چائے منگواتی ہوں۔ تاجور نے ساحل کا بھرا کپ ایک نظر دیکھ کر گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نو میم تھینک یو، بس اب اجازت چاہوں گا۔ اوکے، تاجور نے اصرار نہیں کیا۔ ساحل نے پیشانی کو انگلیوں سے چھو کر الوداعی سلام کیا اور بہت محتاط انداز میں قدم رکھتا باہر کی طرف چلا۔ پانی خطرے کے نشان تک آ چکا ہے، سر سے اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ زہرا کے لیے ساحل سے زیادہ مناسب لڑکا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اب مختلف خیالات سے نبرد آزما ہو رہی تھی۔ سفینہ کی گہری نیند جانے کس سوچ سے ٹوٹی تھی، شاید وہی سوچ کر پرنس نے اسے دوبارہ کال کیوں نہیں کی۔ وہ انتظار کی کیفیت میں سوئی تھی اور اسی کیفیت میں بیدار ہوئی تھی۔ ماہین جانے کب آ کر سو گئی تھی، سفینہ کی طرف سے کروٹ لیے ہوئے تھی۔ تکیے کے نیچے سے سیل فون نکالا، دھڑکتے دل سے چیک کرنا شروع کیا، کوئی مسڈ کال نہ تھی۔ میسج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ پرنس سیل فون استعمال ہی نہیں کرتا تھا۔ عجیب سی پسماندگی اعصاب پر طاری ہو گئی، جیسے دل ٹوٹنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ پرنس کو فون کرنا چاہیے تھا، مجھے پتا ہے وہ بہت سچے اور ایماندار ہیں، مجھے اگنور نہیں کر سکتے، انہیں میری فیلنگز کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ کتنے گھنٹے گزر گئے، میں ہرٹ ہو رہی ہوں، میں ادھوری پینٹنگ نہیں ہوں کہ جب ان کا موڈ بنے گا تو مکمل کر لیں گے۔ وہ آرٹسٹ ہیں، کیا وہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں ان کی کال کا انتظار کر رہی ہوں؟ میں تو آپریٹر کے تھرو کبھی بات نہیں کروں گی۔ آرٹ ہے کیا؟ انسانی جذبات اور احساسات کو اپنے مخصوص ہنر کی زبان میں بیان کرنا۔ وہ اپنے آپ سے لڑنے لگی، چاہے جانے کا مان ٹوٹ رہا تھا۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ ضروری کوئی کام ہو سکتا ہے؟ سندل FIR کٹوا کر واپس پرنس ہاؤس آ چکی تھی اور اس وقت پہلے سے زیادہ خود اعتماد نظر آ رہی تھی۔ باقاعدہ پروٹوکول میں پولیس اسٹیشن گئی تھی، باوردی اسمارٹ شوفر، 2 گن مین جو دوسری کار میں سوار تھے جو اس کی گاڑی کے عقب میں دوڑ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں اتنی عزت افزائی ہوئی کہ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ پاکستان کا پولیس اسٹیشن ہے۔ سب کچھ اتنا اچھا ہوتا دکھائی دیا تو اس کی رگ رگ میں توانائی بھر گئی۔ اسے یقین ہو چلا کہ بس اس کا بیٹا، اس کے جگر کا ٹکڑا کسی بھی لمحے اس کے سینے سے آ لگے گا۔ ساری خود اعتمادی اس طاقتور جذبے کی مرہون منت تھی۔ یوں محسوس ہونے لگا گویا اندھیرے چھٹ گئے، آزمائشیں ختم ہو گئیں۔ کمرے میں آتے ہی خادمہ اس کی خاطر تواضع کرنے حاضر ہو گئی۔ اس نے عرصے بعد طبیعت سے کھانا کھایا، فریش جوس انجوائے کیا۔ خوف ختم ہو گئے اور یہ احساس کہ آج اس نے سلمان سے سالوں کا بدلہ لے لیا روح میں ایک الوہی سی ٹھنڈک اتار رہا تھا۔ اسے سلمان کی گرفتاری کی خبر کا اتنا انتظار نہیں تھا جتنا صوبان کی آمد کا انتظار تھا۔ کس قدر آنسو بہائے ہوں گے میرے معصوم بچے نے۔ صوبان کے خیال سے آنکھیں اب دیدہ ہونے لگی۔ بہت گھبرا رہا ہوگا میرا بیٹا۔ میرا بیٹا نماز پڑھ کر ماں کے لیے دعائیں مانگتا تھا نا، اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لیں۔ صوبان کا تصور جم گیا اور آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ کمہار کے آوے میں کچھ مٹی کے کھلونے پڑے تھے۔ اس نے جلدی جلدی کھلونے نکالے کہ کچھ گاہک آن سر پر کھڑے تھے۔ گڑیا، چڑیا، بلی، بندر، گھوڑا، ہاتھی، تھال، پرات، سراہی کچھ کھڑے تھے۔ سارے کھلونے آوے سے نکالے، گڑیا آوے میں پڑی رہ گئی۔ وہ تاپ لگی کہ جل کر خاک ہی ہو گئی۔ ساحل کا قلم تیز رفتاری سے چلتے چلتے یکلخت رک گیا۔ اس نے چند سیکنڈ سانس کھینچ کر سینے میں روکی، پھر اسی قوت سے خارج بھی کر دی۔ دولت کا انبار جلی ہوئی گڑیا کے ساتھ، وہ سوچ رہا تھا۔ زلزلہ آ کر سر پر سے گزر گیا مگر آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری تھا۔
काफ़ी देर एहसाब हिलते रहे, तभी उसे याद आ गया कि ये सब उसका अपना ही किया धरा है। उसी ने तो फाइल में अपनी तुकबंदी ज़ारा के नाम लिखकर ताजवर को चौंकाया था और फिर अनजान बन गया था। अगरचे कई दिनों से नौकरी से हाथ धोने का खौफ लाहक रहा था, मगर ताजवर ने बड़ी आला ज़र्फ़ी से उसकी खौफनाक किस्म की जुर्रत से सरफ़े नज़र किया था। उनकी जगह पर कोई मर्द बॉस होता तो उसी वक्त धक्के देकर ऑफिस से निकाल देता। अब हैरत से बैठा सोच रहा था कि ताजवर ने क्यों जाने दिया, क्यों ना उसकी गिरफ्त की। ताजवर खुद को पुरसकून करने की नीयत से अपने पसंदीदा स्पा चली आई थी। मसाज से बहुत सुकून मिल रहा था। ज़हन मुसलसल साहिल के गिर्द ही घूम रहा था। उन्हें खासी हैरत थी। उनका ख्याल था साहिल उनकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा, खुद पर काबू ना रख सकेगा। बेयकीनी की कैफियत उसे काफ़ी देर जकड़े रखेगी। वो भूली नहीं थी कि साहिल ने ज़ारा के हवाले से उन्हें चौंका कर रख दिया था। उस वक्त तो उनको बेइख्तियार गुस्सा आया था, मगर कई दिन गौर खोज करने के बाद वो यूं पुरसकून हो गई थी जैसे कामयाब सरमायादार अपने कैपिटल की वजह से बहुत इत्मीनान से मालियाती फैसले कर रहा होता है। उसी दिन से उन्होंने साहिल को कैपिटल के तौर पर महफूज कर लिया था कि ज़ारा की हरकत व सकनात उन्हें बुरी तरह खटकने लगी थी और वो बहुत संजीदगी से उसकी शादी के बारे में सोचने लगी थी। असल वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इस बिज़नेस और इज़्ज़त की खातिर उन्होंने अपनी सारी जवानी मशीन बनकर गुजारी थी। ज़ारा हर मुकाम पर उन्हें चैलेंज करती नज़र आने लगी और वो अपनी उम्र भर की कमाई को ख़तरे में डालने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी तबीयत में कुदरतन बहुत सब्र और ठहराव था, मगर साहिल से बात करने के बाद उन्हें बेसब्री और बेचैनी सी लाहक हो रही थी, और उसकी वजह साहिल की गहरी खामोशी थी जो बिल्कुल खिलाफ तवक्का थी। इस वक्त वो इंतहाई फैसला कुन मूड में आ चुकी थी। ज़ारा की तो परवाह ही नहीं कर रही थी, या ये कि उन्हें ज़ारा से किसी अक्लमंदी की सिरे से कोई उम्मीद ही नहीं थी। यहाँ तक सोच बैठी थी कि ज़ारा ने उनके फैसले के खिलाफ मज़ाहमत की तो वो हकीकत खोल देंगी, मगर अपनी उम्र भर की मेहनत पर कोई समझौता नहीं करेंगी, वो भी इस वक्त जबकि सफ़ीना शहर के एक मोअज़्ज़िज़ घराने में ब्याहने जा रही है। उन्होंने झूठे भरम नहीं बनाए थे, वो खुद एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी के साथ साथ अल्लाह ने उनके ख़ानदान को बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा था। ज़ारा माजी का एक जज्बाती फ़ैसला थी, मगर निभाना तो था, घर से तो नहीं निकाल सकती थी। वो बहुत बेसब्री से साहिल के रद्द-ए-अमल की मुंतज़िर थी और शायद बेसब्री के तकाज़े से पहली बार आशना हो रही थी। साहिल ने घर आकर अभी तक लिबास तब्दील नहीं किया था। कोट और टाई उतारकर जैसे बेड पर गिर पड़ा था। आंखों के सामने ताजवर का आलीशान घर था, जिसका लान ही इतना खूबसूरत था कि वहीं फूलों के कुंज में बैठकर जिंदगी गुजारने को मन मचल मचल जाए। देसी बदेसी फूलों के किते, अनार, नारियल, खजूर, आम, अमरूद, जामन के दरख्त, अंगूर की बेलें, दीवारों पर बोगनवेलिया, मॉर्निंग ग्लोरी की बेलें, सुर्खों सब्ज छतरियों तले पड़ी सफ़ेद मेज़ कुर्सियाँ, शाम होते ही रोशनियों के नज़ारों का एहतमाम। ये ख्वाबों का घर हकीकत में उसकी मलकियत बन सकता था, मगर कितनी अजीब बात थी, वो खुश नहीं था। ताजवर की तरह उसे भी याद था कि लालच, तमा, बेसब्री की वजह से उसने जो एक जज्बाती लग्जिश की थी, गज़ल के नीचे ज़ारा नाम के पत्थर के नाम लिख दिया था, वही लग्जिश अब गले पड़ रही थी। उस वक्त उसे हैरत थी कि ताजवर ने इस बात पर उसकी गिरफ्त क्यों नहीं की, हालांकि वो तो तुला बैठा था कि वो उसको झाड़ पिलाएं, जलील करके रख दें, और वो किसी आशिक सादिक की तरह ये सब ज़िल्लतें बर्दाश्त करने के बाद भी यही कहे कि मैम आप मेरे टुकड़े कर दें, मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल बस ज़ारा में अटक कर रह गया है। ये दिल का मामला है, मेरा कोई इख्तियार नहीं। जवाब में ताजवर पहले से ज़्यादा उसे जलील करती, उसे ऑफिस से निकाल देती, मगर वो उन्हें एक सोच, शदीद और तपती हुई सोच देकर तो चला जाता। उसके जाने के बाद वो उसे याद करती रहती, वो उनकी सोच का हिस्सा बन जाता, नादीदा हर पल उनके साथ होता। फिर शायद वो उस पर रहम खाने का सोच भी लेती, उसके इश्क की कदरदान भी बन सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ख्वाहिशात की शिद्दतों ने उसे मकारी के रास्तों पर तो लगा दिया था, एक मुजरिमाना जुर्रत तो पैदा कर दी थी। दर हकीकत उसने बड़ा बल्कि बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था, मगर ताजवर ने जिस तरह उस हादसे को यकसर नज़रअंदाज किया था, वो आज तक शुक्र मना रहा था। सफ़ीना से मिलने के बाद तो गोया शहर की सारी लड़कियां ही मर गई थी, बस सफ़ीना ही बची थी। आने वाले दिनों में उसे यकीन वासिक हो चला था कि ताजवर ने वो फाइल खोली ही नहीं थी, वरना वो कभी उस पर इतनी मेहरबान ना होती, उसे प्रमोट ना करती। पल पल शुक्र करता था कि उसकी आला दर्जे की अहमकाना हरकत के बावजूद उसकी बचत हो गई थी। इस वक्त सबसे बड़ा धचका तो इस खबर से पहुंचा था कि सफ़ीना इंगेज्ड है। कौन है वो खुशनसीब? दिल से गोया हुक सी उठी थी। सफ़ीना सामने होगी तो ज़ारा कैसे दिल में उतरेगी? वो यूं इनकार में सर हिला रहा था, गोया ताजवर से माजरत कर रहा हो। ये तो कोई बात ना हुई कि मरी भेड़ ख्वाजा के दर पर, वो सोच रहा था। ताजवर साहिल की तरफ से कोई जवाब मिलने से पहले ज़ारा से बात करने का सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो ठान चुकी थी कि साहिल अगर उनका प्रपोजल कबूल कर लेता है तो वो ज़ारा को कायल करने के लिए सब कुछ करेंगी, कि बहरहाल कहीं तो उसकी शादी करनी ही है। उम्मीद तो पूरी थी। ज़ारा नाम के पत्थर के नाम ये अल्फाज उनके जहन पर यूं चिपक गए थे, गोया पत्थर पर निशान।
उस दिन के बाद से वो बहुत चौकस हो गई थी। साहिल वॉच लिस्ट में आ चुका था। उन्होंने एक कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त से खुद को छुड़ा लिया था। ज़ारा को वो गैर महसूस तरीके से चेक कर चुकी थी। उसकी तरफ से मुतमईन थी कि उसे साहिल से मुतल्लिक दिलचस्पी नहीं। इसके बावजूद कि साहिल नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं। उनके हिसाब से मर्द की सबसे खास खूबी उसका अनथक होना और खूब से खूब तर के लिए दौड़ना एहसास जिम्मेदारी होती है। इस हवाले से साहिल ने उन्हें मायूस नहीं किया था। वो जान मार कर भी उसके काम में कोई से कम या गलती नहीं निकाल पाई थी और एक अहम ओहदा देने का मकसद भी उसकी सलाहियतों का खोज लगाना था। एक तरह से उन्होंने रिस्क ही लिया था, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंतज़ामी काबिलियत का लोहा भी मनवा रहा था। और वो रात तो कभी फरामोश ही नहीं कर सकती थी जब साहिल ने मुश्किल तरीन सूरत हाल में उनकी गैर मौजूदगी में निहायत हसास मामला संभाला था। उसके मजबूत एहसाब, सब्र, हिम्मत, जुर्रत ने गोया कायल ही कर लिया था। अलबत्ता ये बात उनकी समझ से बाहर तर थी कि साहिल जैसे संजीदा जिम्मेदार नौजवान को ज़ारा की किस खूबी ने मतवज्जा किया होगा, जबकि उसका रवैया साहिल के साथ बहुत नारवा और तहकीर आमेज था। मेरा ख्याल है साहिल ये गैर मतवक्का खुशी संभाल नहीं पा रहा। कुछ वक्त लगेगा। तुम्हारे कलम से एक बेसाख्तगी सरजद हुई थी साहिल। कोशिश के बावजूद मैं भुला नहीं पाई। क्या देखा तुमने उस लड़की में? खूबसूरत है। खूबसूरत लड़कियां तो तुमने बहुत देखी होंगी। ज़ारा नाम के पत्थर के नाम। ताजवर फिर उस जमले की गिद्ध चकराने लगी। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी कि तुम इस पत्थर से सर फोड़ने के लिए तैयार हो या हिम्मत जवाब दे गई है। ख्यालात की यलगार के बावजूद वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, जैसे सचमुच दोनों लड़कियों के फ़राइज़ से सुबकदोश हो गई हों। उनका जी चाहा आज कारोबार को पसे पुश्त डालकर किसी दीरीना दोस्त से मिलने जाए, उसके साथ चाय पिएं, आम औरतों की तरह बातें करें, कुछ देर के लिए भुला दें कि वो साहिल से कुछ कह बैठी हैं। आराम कुर्सी से उठकर वो लिबास का इंतखाब करने लगी। ज़ारा को मंजिल क्यों बना लिया जाए? क्यों न एक संगे मिल समझकर उससे गुजर जाए? क्यों भी सफीना को पाने का एहसास तो दीवाने का ख्वाब ही हो सकता था। जिस लड़की में इतनी खूबियाँ हों, उसको कदम कदम पर चाहने वाले मिलेंगे। साहिल क्या बेचता है उसके सामने? साहिल दर हकीकत बिल्कुल बेअमल होकर रह गया था। रईसों में शुमार होने के सपने देखता था। आज सपने हकीकत बन सकते थे, मगर वो उलझ रहा था। ज़ारा उसे कबूल कर लेगी? कैसे कबूल कर सकती है? इतनी मगरूर, स्टेटस कॉन्शियस। उसकी अकल आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रही थी। मैम ने कितने एतमाद से बात की। तभी उसे एक अतालवी कहावत याद आई, सड़क किनारे बादामों से लदा दरख्त, इसका मतलब है बादाम कड़वे हैं। इस ख्याल के आते ही वो एकदम चौंक पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ारा से कोई भूल हो गई हो और वो उसे मेरे गले डाल रही हो। पढ़ी गई कहानियाँ, देखी हुई फिल्में रोशनी की रफ्तार से जहन के पर्दे पर चमकने लगी। ओह, अगर ऐसा है तो फिर तो कमाल ही हो गया। थोड़ी देर के लिए ज़ारा का शौहर बनने में हर्ज ही क्या है? ओह माय गॉड, ज़ारा ज़रूर गिल्टी है, वरना तो वो किसी भी सूरत मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सकती। अब साहिल को शैतान ने एक नई राह पर डाल दिया और उसका दिमाग शैतान के दिमाग की तरह काम करने लगा। इम्पॉसिबल, ज़ारा खुदकुशी कर सकती है, मगर मेरी क्लास के किसी बंदे को लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती। जिसको मेरा ड्रेस इम्प्रेस करता है, ना परफ्यूम, ना शक्ल सूरत, ना हेयर स्टाइल। किस कदर प्राउड है, कितनी हकारत होती है उसकी आंखों में। प्रिंस टियाना में भी सादगी और आजी महसूस होती थी, मगर ये तो जैसे उससे भी ऊपर कोई शय है। गड़बड़ तो है, और गड़बड़ क्या है इसका पता हर सूरत लगाना है। साहिल सोचते सोचते तजिया करते करते आखिरकार एक जगह रुक गया। इतनी आज़ाद लड़की जिसकी कार डाकू बहुत आराम से छीन कर ले जाते हैं। ये अल्ट्रा मॉडर्न यूरोप की परस्तार लड़कियां, उन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। उसने गालों पर बहुत नरमी से हाथ फेरा। मैं शक्ल से बगैर दाढ़ी का मुल्ला दो प्याजा लगता हूँ? मैम, आपने मुझे क्या समझ लिया? वो अपने जानुओं पर जोर से हाथ मारकर उठ खड़ा हुआ, इतने ज़ोरदार झटके से कि प्लास्टिक की सस्ती वाली कुर्सी एक तरफ लुढ़क गई, जिसे उसने ठोकर से साइड में कर दिया, बजाय इसके कि झुककर सीधी कर देता। एक बर्फ सी रग रग में उतरने लगी। देर से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। होंठों पर मानी खैज मुस्कुराहट थी। कोई भी इंसान हो जिस पर नफ्स या मादे का गलबा हो, उसकी जहनियत हमेशा ताजराना होती है। ताजराना जहनियत का हामिल इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। उसे किसी से मोहब्बत भी उसी सूरत हो सकती है जब उसे उस मोहब्बत के वसीले से अपने किसी मुफाद या मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा हो। सफीना अगर सिर्फ खूबसूरत हो, बावकार होती, तो उसमें साहिल के लिए ऐसी कोई कशिश ना होती कि वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचने लगता। सफीना को देखते हुए उसने अपनी आने वाली ज़िंदगी को दुनिया की आंख से देखा। एक खूबसूरत, दौलतमंद, बावकार लड़की, आलीशान घर, शानदार कार, जमा हुआ ज़ाती कारोबार। जिसके पास ये सब कुछ हो, दुनिया उसके आगे बिछी बिछी जाती है। लोगों की आंखों में रश्क व हसरत झलकती है। ऐसे इंसान को देवता समझकर इज्जत दी जाती है। बेशुमार लोग उसके मूड के मोहताज होते हैं। उसकी अपनी शराइत पर ताल्लुकात अस्तवार होते हैं। किसी को उसके मामलात और नींद में दखल दर माकुलात की जुर्रत नहीं होती। उसके मुस्कुराने से पहले कोई नहीं मुस्कुराता। ये थी उसकी आइडियल ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसके ख्वाब देखते देखते यहाँ तक पहुँच गया था।
उन ख्वाबों का शहर इतना ताकतवर था कि किसी आमिल कामिल के पास उसका तोड़ नहीं था। ये ख्वाब नहीं, गोया तकदीर से जंग का मरहला था। इन ख्वाबों पर कोई समझौता करना उसके इख्तियार में नहीं था। ठीक है, फिर ज़ारा से गुजर जाते हैं। अगर उसे किसी मजबूरी की वजह से मुझसे शादी करनी पड़ रही है तो वो खुद ही किसी भी वक्त मेरे दायरे से निकल जाएगी। जब भी वो दूर होगी मुझे करीब लाने की टेंशन नहीं होगी। और दौलतमंद तो कई कई शादियां करते हैं, ये भी तो स्टेटस सिंबल है। लेकिन यह पता चलाना भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़ारा जैसी लड़की साहिल से शादी करने पर आखिर क्यों रजामंद हो सकती है। अब पहले के मुकाबले में वो बहुत पुरसकून था। बिजनेस टाइकॉन फैमिली, और वो इस फैमिली का अहम तरीन मेंबर। मादे की जौलानियाँ जज्बात को ईंधन मुहैया करने लगी। उसने बालकनी में आकर बाहर का जायजा लिया। टूटी फूटी सड़क पर उछलता कूदता ट्रैफिक, ज़्यादातर ऑटो रिक्शा, मोटर बाइक्स, पुरानी शोर मचाती कोचेस, अंदर से फुल भरी हुई, छत पर बैठे मुसाफिर जो ठंडी हवा में यूं मसरूर से बैठे दिखाई दिए, गोया नियाग्रा आबशार की सर्द छींटों के मज़े ले रहे हों। पोश एरियाज में कितना सुकून होता है, न रिक्शों की फटफट, न बसों ट्रकों की हारन, न शब बारात पर बच्चों के पटाखों की सुबह दम तक कान फोड़ आवाज़ें। बेचारे गरीब लोग, घरों में भी चीख पुकार, बाहर भी शोर शराबा। इस वक्त वो गुर्बत पर यूं तरस खा रहा था जैसे कुछ देर बाद अपने ज़ाती हवाई जहाज़ पर सवार होने जा रहा हो। होठों पर मानी खैज मुस्कुराहट खेल रही थी। बहुत जलील किया तुमने, शायद कुदरत हिसाब बराबर करने का मौका दे रही है। सलमान गिरफ्तार हो चुका था। संदल को आखिरकार गैबी मदद मुयस्सर आ गई थी। माशरे में जब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल हो तो संदल जैसे लोगों को पुश्त पर बाअसर तावन ही की ज़रूरत होती है। SSP जवार हुसैन उसकी कदम कदम पर रहनुमाई कर रहे थे, मगर संदल फिर भी बहुत खौफजदा थी। वो ये सोच रही थी कि सलमान जब भी लॉकअप से बाहर आएगा पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। पुलिस सोबान को माँ के हवाले कर चुकी थी। सोबान को सीने से लगाकर उसने अपना कलेजा ठंडा कर लिया था, मगर शदीद तरीन खौफ उसे मुसलसल मुस्तरिब किए हुए था। जवार हुसैन से वो सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी जो उसे कोर्ट में पेश होने के लिए इब्तदाई मराहल से आगाही दे रहे थे। लेडी सूफिया की खास हिदायत के बायस उसे वही प्रोटोकॉल दे रहे थे जो वो लेडी सूफिया को दे सकते थे। वो, क्या आप मेरी प्रिंस शहीर से बात करा सकते हैं? संदल ने बहुत हिम्मत करके जवार हुसैन से बात की। सोबान माँ की बगल में घुसा हुआ बहुत गौर से पुलिस ऑफिसर को देख रहा था जो इस वक्त उसके हिसाब से निंजा टर्टल ही था। आई एम सॉरी, जवार हुसैन ने बहुत महज़बाना अंदाज में माजरत की। संदल ने चौंक कर सवालिया अंदाज में देखा। दरअसल वो मुझसे खुद कांटेक्ट करेंगे। उनसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं? लेडी साहिबा ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो मुझे आखिर तक निभानी है। कल इंशाल्लाह कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। आप रिलैक्स करें। क्रिमिनल बहुत बुज़दिल होते हैं, जब तक मुसल्लह होते हैं शेर बनते हैं। आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा वो। जवार हुसैन ने बहुत वसूख से तसल्ली दी। लेकिन ऑफिसर, इसका उलट भी तो हो सकता है। वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे अपनी नहीं अपने बच्चे की फ़िक्र है। संदल ने सोबान को अपने साथ लगाकर उसके सर पर बोसा दिया। इस वक्त उसके रुएं रुएं से लेडी सूफिया के लिए दुआएं निकल रही थी, जिनको वसीला बनाकर अल्लाह ने उसकी ममता को सुकून दिया था। अभी हम उसे बाहर आने नहीं देंगे। उस पर कई सॉलिड केस बन सकते हैं। वैसे भी जो रिवाल्वर हमारे हाथ लगा है उसका लाइसेंस सलमान के पास नहीं है। आप बिल्कुल आराम से अपने घर जाएं। अपने घर? संदल नए सिरे से खौफजदा हो गई। जी, जब तक आपको खुला की डिग्री नहीं मिलती वो घर आपका घर है। संदल का जी चाह के पूछे कि फिर उसके बाद, मगर वो सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकी। जवार हुसैन अपनी सीट से उठे और सोबान के करीब आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गोया हुए। ये सुबह स्कूल जाएगा, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर सोबान के सामने हाथ फैलाकर मुस्कुराए। प्रॉमिस, छुट्टी नहीं होगी ना? सोबान ने झिझकते हुए जवार हुसैन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और सर हिलाकर गोया प्रॉमिस कर लिया। ओके, बाहर लेडी साहिबा का ड्राइवर आपका वेट कर रहा है। उन्होंने संदल को याद दिलाया कि अब उसे चले जाना चाहिए। संदल हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। ये मेरा कार्ड। जवार हुसैन ने दराज से विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मेरा सेल कभी ऑफ नहीं होता। जब ज़रूरत महसूस करें राब्ता कर सकती हैं। संदल ने कार्ड लेकर शुक्रिया अदा किया और सोबान को देखा जब माँ से चिपका खड़ा था। दोनों माँ बेटा बाहर की तरफ चल पड़े। जवार हुसैन सोचती नज़रों से देख रहे थे। सफीना के हवास पर बर्फ सी पड़ी हुई थी। रात हो गई मगर प्रिंस का फ़ोन नहीं आया। एक अजीब से खालीपन का एहसास हो रहा था। यूं गोया जैसे वो पहले की तरह तन्हा हो, किसी ख्वाब से जाग गई हो। इस पूरी तरह से दिल टूटा था कि कोई नया ख्याल जहन में जमकर ही नहीं दे रहा था। उदासी, बेचैनी, बेसुकूनी, जैसे बाजार से खिलौना खरीदा और घर पहुंचने से पहले टूट गया। पहली बार हसीन रोमानी लम्हात का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। वो प्रिंस की गंभीर सी असर अंगेज आवाज़ के शहर में थी। जी चाह रहा था वक्त थम जाए और साहिल किसी अफरीत की सूरत नमूदार हो और सारे रोमांस का हुस्न चाट गया हो।
राहत गए तक उसे प्रिंस की कॉल आने की आस रही। यहाँ तक सोच लिया कि माहिन से छुपकर बालकनी में जाकर प्रिंस की अनोखी बातें सुनेगी, फिर अगले रास्ते तक हसीन अल्फाज के शहर में खोकर सुबह से शाम करेगी। अधूरी बात का मुझे इतना मलाल है, प्रिंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो बेकली इधर है वो उधर क्यों नहीं। राहदारी में दूर तक सन्नाटा उतरा हुआ था। कमरे में माहिन गहरी नींद सो रही थी। उसने स्लीपर उतारकर कमरे के दरवाजे के करीब ही रख छोड़े थे ताकि उसके कदमों की चाप न उभरे, और वो बस टहलती रही क्योंकि लेटे बैठे तो चैन नहीं मिल रहा था। अब आपका फ़ोन आए तो मैं अटेंड ही नहीं करूंगी और देखूंगी कि फिर क्या होता है। उसके इरादे में महबूबाना गरूर और एतमाद था कि चाहने वाले को आजमाने का अपना मज़ा है। ये मज़ा वही जाने जो किसी का महबूब बने।